Good morning everyone. I am चेतन शर्मा, योर अकाउंट्स टीचर। आज हम लोग 11th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसमें आपको कई सारे प्रिंसिपल्स मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं ज़्यादा डेप्थ में उनको नहीं एनालाइज कराऊँगा, बट मोटा माटी बेसिस पे सबका एक ओवरव्यू देता जाऊँगा, जिससे कि आपको ये क्लियरिटी आएगी कि इस प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, हमारे पास दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। एक होता है अजम्पशन और एक होते हैं प्रिंसिपल। एक होता है अजम्पशन और एक होता है प्रिंसिपल। अजम्पशंस हमारे पास तीन टाइप की होती हैं, जिसमें पहली अजम्पशन का नाम है गोइंग कंसर्न अजम्पशन, दूसरी अजम्पशन का नाम है कंसिस्टेंसी अजम्पशन और तीसरी अजम्पशंस का नाम है एक्रूबल अजम्पशन। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये अजम्पशन होती क्या है, अजम्पशन का मतलब क्या है, अजम्पशन नाम क्यों आया, क्या कारण है, क्या वजह है कि अजम्पशन होती क्या है। ठीक है, अजम्पशन का मतलब होता है प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल बहुत रेयर है, प्रैक्टिकली ये चीज़ बहुत रेयर है कि ऐसा हो, बट हम उसको एक अजम्पशन के द्वारा ऐसा मान कर चलेंगे। अजम्पशन का मतलब होता है एज्यूम करना, एज्यूम से बना है अजम्पशन, और एज्यूम्शन का मतलब होता है मान लेना किसी चीज़ को, कि हम ये मान कर चलेंगे कि ऐसा होता है, जबकि ऐसा कई केसेस में ऐसा नहीं भी होगा, बट हम यहाँ पर ऐसा मान कर चलेंगे, इसीलिए इसका नाम अजम्पशन रखा गया है। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा कि प्रैक्टिकली ऐसा कई बार नहीं होगा, तो इसीलिए पर हम मान के चलेंगे कि ऐसा हमेशा होता रहेगा, ऐसा मान कर चलेंगे, तभी हम उन चीज़ों को कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे कि आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, कई बार आपने इंडिफरेंस कर पढ़ा होगा, और भी कई सारे चैप्टर्स पढ़ते हैं, तो उसमें आप एक अजम्पशन लेके चलते हैं कि ऐसा हम मान कर चलेंगे। तो उन्हीं अजम्पशन के बारे में आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहले अजम्पशन का नाम है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। बच्चे, गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि बिज़नेस हमेशा ज़िंदगी भर चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। आप गारंटी देते हैं इस चीज़ की लिख कर कि बिज़नेस कभी भी बंद नहीं होगा। कभी ना कभी ऐसे कोई ना कोई हालात ऐसे आ जाएंगे कि आपका व्यवसाय किसी वजह से बंद हो सकता है। कभी ना कभी कोई ऐसे हालात आ जाएंगे कि व्यवसाय आपका बंद हो सकता है। ठीक है, तो किसी इंसान ने आज व्यापार खोला, व्यापार खोला तो क्या गारंटी है कि उसके मरने के बाद भी ये व्यापार चलता रहेगा? क्या गारंटी है कि उसके मरने के बाद भी ये व्यापार चलता रहेगा? कभी मान लीजिए एमसीडी वालों ने रोक दिया, कभी कोई चीज़ आ गई, कभी लॉ बदल गया, या वो इंसान मर गया, कोई भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसकी वजह से वो व्यापार कभी बंद हो सकता है। मैं सारे व्यापारों के साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन 100 में से 2 व्यापार ऐसे होंगे जिनके साथ ये दुर्घटना या घटना घट सकती है, जिसकी वजह से किसी वजह से वो व्यापार बंद हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा मान कर चलेंगे कि कभी व्यापार बंद होगा ही नहीं, ऐसा हमेशा मान के चलेंगे। तो इसी अजम्पशन का नाम है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। कि बिजनेसमैन जब भी किसी बिज़नेस को खोलेगा, ये सोच के खोलेगा कि उसके मरने के बाद भी ये व्यवसाय चलता जाएगा, कभी भी बंद नहीं होगा। आज वो चला रहा है, कल उसका बेटा चलाएगा, उसके बाद उसका पोता चलाएगा, उसके बाद उसका परपोता चलाएगा या परपोती चलाएगी, व्हाटएवर, जो भी उसके आगे की पीढ़ी होगी, ये इस व्यवसाय को चलाते रहेंगे। सर, ऐसे किसी व्यवसाय का आपने लाइव एग्जाम्पल देखा है? हाँ, देखा है। वैसे तो बहुत है, बट मैं सबसे फेमस दूंगा, क्योंकि आज की डेट में सब लोगों को नेट बहुत प्यारा है, और नेट आपको जो फ्री दे रहा है वो है जियो, और जियो जिस कंपनी से रिलेटेड करती है वो है रिलायंस, और रिलायंस को खोलने वाले कौन है? धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी ने आज से कई साल पहले रिलायंस कंपनी को खोला था, किंतु धीरूभाई अंबानी आज हमारे बीच में नहीं है, और उसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी, मुकेश और अनिल अंबानी ने संभाली रिलायंस कंपनी। उसके बाद अनिल अंबानी संभाल रहे हैं, उसके बाद उनके बेटे संभालेंगे, उसके बाद उनके भी बेटे संभालेंगे। तो आदमी मर गया, फाउंडर मर गया, लेकिन कंपनी अभी भी चल रही है। दिस इज़ कॉल्ड गोइंग कंसर्न अजम्पशन, दैट्स वाई अजम्पशन के अंदर फॉल करता है। इसी को मैं किताब से एक बार पढ़वाता हूँ
कि क्या लिखा हुआ है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन प्रेस्क्राइब दैट ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस शैल कंटिन्यू फॉर अ फोरसीनेबल पीरियड, कि आप ट्रांजेक्शनों को इस तरीके से रिकॉर्ड करोगे कि भविष्य में ये व्यवसाय ज़िंदगी भर अनंत काल तक कोई भी इन डाटा को देखे तो उसको शुरुआत से व्यापार के बारे में समझ आए। इस तरीके से ये नहीं कहोगे अरे यार मैं ही तो देखूँगा, मेरे अलावा कौन देखेगा इसको। आपने अपने अकॉर्डिंग डाटा मेंटेन करा, मेरे पास कुछ पैसे आए, किसी की फ़ीस आई, मैंने ले ली और रिकॉर्ड कहीं करी नहीं। मैंने किसी की फ़ीस ली और मैंने रिकॉर्ड कहीं करी नहीं। मैंने बोला मेरे अलावा कौन है यहाँ पे मालिक। क्या हुआ, पढ़ाते पढ़ाते मुझे बेटे आ गया हार्ट अटैक। अब किसकी फ़ीस आई, किसकी नहीं आई, किसके पास मेरा उधार है, किसके पास मेरा उधार नहीं है, सब राज रह गया। क्योंकि मैं ये मान के चलता था कि मैं कभी मरूंगा नहीं। ऐसा कभी हो सकता है? इज़ इट पॉसिबल कि कोई कभी मरे नहीं? तो इसीलिए अजम्पशन लगा के चलते हैं कि ये व्यवसाय हमेशा चलता रहेगा। आज मैं तो कल मेरा बच्चा, तो कल उसका बच्चा देखेगा। तो उनको समझने के लिए कुछ डाटा चाहिए होगा ना। तो आज ही हम इसमें ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड, ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड करेंगे एंड रिपोर्ट भी करेंगे पब्लिक को ऑन द बेसिस दैट बिजनेस शैल कंटिन्यू फॉर अ फोरसीनेबल पीरियड। देयर इज़ नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस और स्केल डाउन इट्स ऑपरेशन सिग्निफिकेंटली। या तो कभी इसका प्रोडक्शन के स्केल डाउन होगा और ना ही कभी ये व्यवसाय बंद होगा, ऐसा मैं मान कर चलता हूँ। दिस इज़ कॉल्ड अजम्पशन। नाउ यू गॉट इट। अजम्पशन का मतलब क्या होता है? शॉर्ट में मैं समझाऊंगा। गोइंग कंसर्न अजम्पशन का मतलब है कि बिजनेसमैन जब भी किसी अपने बिजनेस को खोलेगा, ये सोच के खोलेगा और ये सोच के ट्रांजैक्शन और डाटा और अकाउंट्स को मेंटेन करेगा कि उसके मरने के बाद भी ये व्यवसाय अनंत काल तक चलता जाएगा। दिस इज कॉल्ड गोइंग कंसर्न अजम्पशन। पॉज। नेक्स्ट अजम्पशन पे बच्चे हम आते हैं। अभी हम लोगों ने लास्ट में गोइंग कंसर्न अजम्पशन डिस्कस की थी। अब हम लोग जो अजम्पशन कर रहे हैं उसका नाम है कंसिस्टेंसी अजम्पशन। क्या है बेटे उसका नाम? कंसिस्टेंसी अजम्पशन। बेटे ये मानकर चला जाता है, देखो कई सारे चीज़ों को करने के ना कई मेथड होते हैं, कई सारे तरीके होते हैं। जैसे किसी एक क्वेश्चन को करने का तरीका 4 मेथड होते हैं, तो ऐसे ही कई क्वेश्चन को करने के अलग अलग मेथड होते हैं। ऐसे ही मैं अगर अकाउंट्स में करूँ तो अकाउंट में 2 मेथड है। एक का नाम है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, एक का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड, जो कि आप लोग आगे जाके डेप्रिसिएशन चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। WDV मेथड के अंदर क्या होता है मेरे बच्चे? WDV मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन को नई वैल्यू पर डेप लगाया जाता है, रिटन डाउन वैल्यू पे मेथड लगाया जाता है। स्ट्रेट लाइन में हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाया जाता है। तो अब कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, ये कन्फ्यूजन है। मान लीजिए आपने कोई एक मेथड ऑप्ट कर लिया और ये मेथड बेटे चूज़ किया जाता है बिज़नेस के नेचर पे, बिज़नेस आपका किस टाइप का है उस टाइप के अकॉर्डिंग ये मेथड को चूज़ किया जाता है। आगे जाके आप लोग डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे CA में, तब आपको ये बताया जाएगा, उसके अंदर पूरी अकाउंटिंग बताई जाएगी कि किस टाइप के बिज़नेस में कौन सा मेथड सूटेबल होता है। और कानून ने भी कुछ बिज़नेस को स्पेसिफाई कर रखा है कि इस टाइप के बिज़नेस में हमेशा इसी टाइप के मेथड को फॉलो किया जाएगा। तो आप किसी काम को करने के लिए 2 मेथड हैं, तो उसमें से कोई आपने एक ऑप्ट कर लिया। आप ये मान कर चलेंगे कि ज़िंदगी भर आप एक ही मेथड को फॉलो करेंगे, आप कभी चेंज नहीं होंगे। यू आर अ कंसिस्टेंट प्लेयर, जो लगातार काम करता है। कंसिस्टेंट स्टडी, लगातार पढ़ने वाला, कंसिस्टेंटली पढ़ना, तरीके से काम को करना। दिस इज़ कॉल्ड कंसिस्टेंसी। लगातार करना, सेम टाइम पे करना, सेम वे में करना, सेम पीरियड के लिए करना। दिस इज़ कॉल्ड कंसिस्टेंस स्टूडेंट या कंसिस्टेंट प्लेयर, जो हर मैच में कम से कम इतने तो स्कोर बनाकर जाता ही है। दैट इज़ कॉल्ड कंसिस्टेंट प्लेयर। तो कंसिस्टेंसी एजम्पशन कहती है कि अगर कोई 2 मेथड है तो उन 2 मेथड में से कोई भी अगर आपने एक मेथड ऑप्ट कर लिया तो आप कंसिस्टेंटली लगातार लाइफ टाइम एक ही मेथड फॉलो करोगे, ऐसा मान कर चलेंगे। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपके बिजनेस का नेचर बदल गया, अगर कानून बदल गया, कोई परिस्थितियाँ ऐसी बदल गई कि आपको वो व्यापार का मेथड चेंज करना पड़ रहा है, तो क्या आप चेंज नहीं करेंगे? तो ये काल्पनिक है कि आप हमेशा एक ही मेथड चूज़ करेंगे। दिस इज़
इमेजिनरी, दिस इज अजम्पशन। तो हम ऐसा मान कर चलेंगे कि किसी भी व्यवसाय में अगर कोई हम मेथड फॉलो कर रहे हैं तो वो मेथड हम लाइफ टाइम फॉलो करेंगे। दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी अजम्पशन। आइए किताब में देखते क्या लिखा हुआ है। अकाउंटिंग प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल वंस अप्लाइड shall be applied year after year to meet the qualitative characteristics। कह रहा है अगर आपने एक बार किसी प्रिंसिपल को अप्लाई कर दिया तो आप साल दर साल आगे आने वाले सालों में भी आप उसी तरीके से और उसी तरीके को फॉलो करेंगे। दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी अजम्पशन। और पढ़ते हैं इसके बारे में। According to the consistency assumption, accounting practice once selected or adopted, मैंने बोला था ना, एक बार जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जिस मेथड को आप चूज़ कर रहे हो, एक बार आपने अडॉप्ट कर लिया या एक बार आपने प्रैक्टिस में ले लिया, शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। ठीक है, साल दर साल। सर ऐसा क्यों अजम्पशन लाई गई? ताकि बेटे समझने वाले को समझने में आसानी रहे। अगर कोई 5 साल का कंपैरिजन कर रहा हो तो ये नहीं 1 साल आपने 2 साल आपने WDV करा, 2 साल आपने SLM करा, फिर आपने WDV करा, वो तो समझ ही नहीं पाएगा ड्रामा क्या चल रहा है। तो ये क्यों करा गया ये? द कॉन्सेप्ट हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड मेक इट कंपेरेबल विद दैट ऑफ प्रीवियस ईयर, ताकि आप प्रीवियस ईयर से उसको कंपैरिजन करने में आपको आसानी रहे। सेम मेथड रहेगा तभी तो कंपेयर करने में आसानी रहेगी। अगर मेथड ही चेंज कर दोगे तो चीज़ें आपको पता ही नहीं चल पाएंगी कि व्यवसाय में कमी थी इस वजह से चेंजेस आ रहे हैं या मेथड में कमी आ गई है इस वजह से चेंज आ रहे हैं। तो इसीलिए वो कहता है कि आप अपने मेथड को कंसिस्टेंटली और अकाउंटिंग प्रैक्टिस को या अकाउंटिंग मेथड को या अकाउंटिंग कोई भी वे है उसको आप कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे। ये आपका कंसिस्टेंसी अजम्पशन, बिकॉज इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। कभी भी आपके व्यवसाय की परिस्थितियाँ, एनवायरनमेंट की परिस्थितियाँ, कानून में चेंज, पार्लियामेंट में कोई एक्ट आ गया, वो बदलना पड़ सकता है। ठीक है, ये हमारा कंसिस्टेंसी अजम्पशन। तो अब हम लोग अपने तीसरे और आखिरी अजम्पशन पर आते हैं जिसका नाम है एक्रूवल अजम्पशन। बेटे इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चैप्टर कंप्लीट करा देना चाहता हूँ जिसका नाम है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मैं ऐसे ही आपको पहले समझा रहा हूँ ताकि, क्योंकि ये अजम्पशन तब तक आप समझ नहीं पाएंगे जब तक आपको बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नहीं पता होगा। हालांकि मैं इस वीडियो के बाद नेक्स्ट कभी भी कोई वीडियो बनाऊंगा सेपरेटली मैं एक्रूवल और कैश बेसिस दोनों बेसिस को एक्सप्लेन करूंगा, बट इस प्रिंसिपल को पढ़ाते टाइम भी मैं इसको एक बार, चाहे मुझे आज सिर्फ अजम्पशन इस वीडियो में समझानी पड़े, बट मैं इसको क्लियर कराता हुआ चलूँगा जिससे कि आपका इसका नेक्स्ट चैप्टर भी कवर हो जाएगा, चैप्टर नंबर 4, और ये अजम्पशन भी क्लियर हो जाएगी। क्योंकि जब तक आप चैप्टर नंबर 4 में अजम्पशन ये बेसिस को नहीं समझ पाएंगे तब तक आप इसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो मैं अब आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 से कुछ समय के लिए चैप्टर नंबर 4 पे लेके जा रहा हूँ जिसमें कैश बेसिस और एक्रूवल बेसिस नाम की 2 अजम्पशंस हैं। बेटे इसको बोलते हैं आप कितने बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा भविष्य में कभी। कुछ देर के लिए आप भूल जाइए मैं अजम्पशन प्रिंसिपल आपको पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ ध्यान दीजिए मैं अब जो पढ़ाने जा रहा हूँ। कि आपसे कोई पूछेगा कि आप किस बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं, कितने बेसिस पे आपकी अकाउंटिंग होती है। तो अकाउंटिंग होती है मेरे बच्चे 2 बेसिस पे, पहला एक्रूवल बेसिस, दूसरा कैश बेसिस। एक्रूवल बेसिस का दूसरा नाम बेटे मर्केंटाइल बेसिस भी होता है। कोई आपसे पूछे कि मर्केंटाइल बेसिस क्या होता है तो आप बता सकते हैं कि सर एक्रूवल अजम्पशन, एक्रूवल बेसिस का ही नाम, मैं अजम्पशन वर्ड नहीं यूज़ कर रहा हूँ, बेसिस, क्योंकि अजम्पशन से मैं हट गया हूँ कुछ देर के लिए। एक्रूवल बेसिस को ही हम लोग मर्केंटाइल बेसिस भी कहते हैं और कैश बेसिस में। मैं एक एग्जांपल देता हूँ उससे फटाफट आपको क्लियर हो जाएगा। एक बच्चा मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आया 10 तारीख को, एक बच्चा मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आया 10 तारीख को, लेकर उसने मुझे फ़ीस दी 25 तारीख को। आप मुझे बताइए मैं अपने अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में जर्नल एंट्री कौन सी तारीख को बनाऊं, 25 को या 10 को? आई वॉन्ट रेस्पॉन्स माई डियर स्टूडेंट। 10, कुछ बच्चे कह रहे हैं 10, कुछ बच्चे कह रहे हैं 25। 10 वालों का जवाब जानते हैं, 10 क्यों कह रहे हैं आप? वो कह रहे हैं 10 तारीख को उसने पढ़ना स्टार्ट किया, लेकिन आप क्या किस चीज़ की एंट्री बनाओगे? फ़ीस तो दी नहीं है उसने। आपको याद कैसे रहेगा कि वो 10 तारीख को आया है? कोई जर्नल एंट्री तो होनी चाहिए ना उसकी, कोई ट्रांजैक्शन तो होनी चाहिए। क्या कोई ट्रांजैक्शन है? तो फिर आप 10 तारीख को रिकॉर्ड कैसे करोगे?
दूसरे बच्चे क्या बोल रहे थे 25 तारीख। अगर आपने 25 तारीख को ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी तो फिर तो वो आप अपना महीना 25 से ही मान के चलेगा, वो तो भूल जाएगा 10 तारीख को, क्योंकि 10 को आपने कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी नहीं है और 25 को आपने रिकॉर्ड करी है, तो वो तो 25 से 25 महीना चलाएगा, आपका लॉस हो गया 15 दिन का। सर इसको सॉल्यूशन क्या है ये बताइए। इसी के लिए ये दो बेसिस निकाले गए, कैश बेसिस और एक्रूवल बेसिस। बेटे कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें ट्रांजैक्शन तभी रिकॉर्ड की जाती है जब कैश ट्रांजैक्शन होगी। अगर कैश में ट्रांजैक्शन हुई तो मैं जर्नल एंट्री बनाऊंगा, अगर कैश में ट्रांजैक्शन नहीं हुई तो मैं जर्नल एंट्री नहीं बनाऊंगा। दिस इज़ कॉल्ड कैश बेसिस। कैश बेसिस कहता है उसी दिन आप एंट्री बनाओगे जिस दिन पैसा मिलेगा, उससे पहले आप एंट्री नहीं बनाओगे, चाहे वो कभी भी आया हो। अगर ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, वो कब आया कब गया मुझे इससे मतलब नहीं है, पैसा किस दिन दिया मुझे उससे मतलब है। दिस इज कॉल्ड कैश बेसिस, कि जिस दिन कैश की ट्रांजैक्शन होगी उसी दिन जर्नल एंट्री बनेगी और अदरवाइज कोई एंट्री बनेगी ही नहीं। दिस इज कॉल्ड कैश बेसिस। सर ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें कैश बेसिस फॉलो होता है? गोल्ड का, सुनार, पैसा है तो सोना लेके जाइए, उधार नहीं देता है सोना। आप समझ रहे हैं? क्योंकि आज सोने का भाव कुछ और है, कल सोने का भाव कुछ और होगा। अगर आप आज पैसे देंगे तो रेट कुछ और है, कल अगर आप देंगे तो रेट कुछ और है। आज आप ले गए कम दाम पे सोना और कल आप दे रहे हो पैसा महंगे दाम पे, तो मेरा तो लॉस हो गया ना। तो गोल्ड के बिजनेस में आपको ऑलवेज कैश बेसिस ही फॉलो करना पड़ेगा। आज सामान लेके जाइए, आज ही पैसा दीजिए, आज ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। दिस इज कॉल्ड कैश बेसिस। ये हो गया एक बेसिस। तो इसमें ये कहा जाता है कि इन द कैश बेसिस अकाउंटिंग वी आर रिकॉर्डेड ओनली कैश ट्रांजेक्शन, देयर इज नो क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती नहीं है, और अगर होती है तो वी आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। वी आर रिकॉर्डेड ओनली कैश ट्रांजेक्शन इन द कैश बेसिस एंड वी आर नॉट रिकॉर्डेड क्रेडिट ट्रांजेक्शन इन द कैश बेसिस अकाउंटिंग। सर कैश बेसिस समझ में आ गया, अब एक्रूवल बेसिस समझाइए। एक्रूवल बेसिस कहता है पैसा आए या ना आए, जिस दिन जो काम हो रहा है उस दिन एंट्री बननी चाहिए। तो मेरे बच्चों 10 तारीख को उधार की एंट्री बन जाएगी और 25 तारीख को कैश लेने की एंट्री बन जाएगी। तो एक्रूवल बेसिस कहता है दोनों दिन एंट्री बनेंगी, उधार की एंट्री बन जाएगी 10 तारीख को, जिससे कि ये पता चल जाएगा कि ये बच्चा 10 तारीख से पढ़ रहा है, और कैश की एंट्री बनेगी 25 तारीख को कि आज इस बंदे का कर्जा उतर गया और इसने मुझे पैसा दे दिया। दिस इज कॉल्ड एक्रूवल बेसिस। एक्रूवल बेसिस कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, और कैश बेसिस केवल कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। सबसे बड़ा डिफरेंस है ये इनके बीच में। पेपर में डिफरेंस बिटवीन आता है और डेफिनेशन आती है, ठीक है। तो कैश बेसिस कहता है कैश बेसिस केवल कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, एक्रूवल बेसिस कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। वर्ल्ड में वाइडली इंटरनेशनली सबसे ज़्यादा एक्रूवल बेसिस फॉलो होता है, कैश बेसिस फॉलो नहीं होता, बहुत रेयर होता है। कैश बेसिस को जनरली अडॉप्ट नहीं किया जाता। जनरली अडॉप्ट किससे किया जाता है? एक्रूवल बेसिस। तो आपको ये समझ में आ गया, यहीं से निकल के आता है ये अजम्पशन। आप ये मान के चलेंगे कि पूरी दुनिया के लोग एक्रूवल बेसिस फॉलो करते हैं। इज इट पॉसिबल? 100 में से एक व्यापारी तो ऐसा होगा जो कैश बेसिस को फॉलो कर रहा होगा, गोल्ड वाला। ऐसे और भी एग्जांपल है, बट मैंने आपको आसपास का एग्जांपल दिया है। गोल्ड वाला कैश बेसिस फॉलो कर रहा है, लेकिन ये अजम्पशन क्या कहती है कि आप ये मान कर चलेंगे कि दुनिया के सभी व्यक्ति एक्रूवल अजम्पशन फॉलो कर रहे हैं, एक्रूवल बेसिस को फॉलो कर रहे हैं। वी आर एज्यूमिंग दैट दिस इज कॉल्ड एक्रूवल अजम्पशन। पढ़ के देखते हैं, आइए। ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर एंटर्ड इनटू वेदर अमाउंट इज एक्सचेंज और नॉट। अगर मैं एक्रूवल बेसिस आपको नहीं समझाता तो आपको ये समझ में ही नहीं आता मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एक्रूवल अजम्पशन, देखो डेफिनेशन भी आ गई इसी के अंदर। अकॉर्डिंग टू द एक्रूवल अजम्पशन, अकॉर्डिंग टू द एक्रूवल अजम्पशन a transaction is recorded in the books of account at the time when it is entered and not when the settlement take place। जिस दिन बच्चा आया है उस दिन एंट्री करी जाएगी, ना कि उस दिन करी जाएगी जिस दिन सेटलमेंट हुआ है। समझ में आ रहा है ना? तो एक्रूवल, और ये ऐसा मान कर चलेंगे। 10 रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज, रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है एंट्री, जर्नल एंट्री। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज या जर्नल एंट्री इज पास
व्हेन इट इज रियलाइज, व्हेन इट इज रियलाइज, व्हेन इट इज रिलीज्ड, ठीक है। व्हेन सेल इज कंप्लीट और सर्विस आर कंसाइज्ड और एक्सपेंस इन द अकाउंटिंग पीरियड। तो ये कहने का इन शॉर्ट यही मतलब है कि जिस दिन ट्रांजैक्शन होगी उसी दिन आप मेंटेन करेंगे रिकॉर्ड, ठीक है।